चलो देखो, हेडिंग लिखना है द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र से हल। अभी देखो, अब तुम मार खाओगे। अभी जब बताया तो ध्यान दो। 3 विधि बताए थे समीकरणों को हल करने की। पहली मध्य पद को बांटकर गुणनखंड करके, जिसको हमने पढ़ लिया था, बता भी दिए कैसे मध्य पद बटेगा। ठीक है, पूरा लिख के विधिवत बताए हैं, वहां पे देख लोगे तो कहीं सवाल में बार बार तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जानते होगे बहुत पहले से, इसको 7-8 में भी पढ़े हो ये वाला। उसके बाद दूसरा ये श्रीधराचार्य सूत्र से। इस सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम मध्य पद को न बांट पाए। जब हम मध्य पद को न बांट पाए तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ये ध्यान दिया रहना। इसके लिए सबसे पहले हमको दिए गए द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में बदलना होता है। किस रूप में? व्यापक रूप में, अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। मतलब सभी पद एक तरफ और बराबर क्या? 0 हो जाएगा। तो क्या लिखे? क्या? 18 पद का तो बस द्विघात समीकरण होना चाहिए। द्विघात समीकरण में मुख्यतः 3 ही पद होंगे ही, एक 2 घात वाला, एक 1 घात वाला, एक अचर पद। अब वो चाहे जितने पद में टूटा हो उससे हमसे नहीं मतलब है। अचर पद को लिख दो a + b + c + d + c + f + g + i + j, जितना लिख दो मर्जी उसकी, लेकिन पूरा तो पूरा अचर पद में ही जाएगा ना वो। उससे क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर में 50-60 तो कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब जाएंगे x² के गुणांक में ही कुल एक के साथ जाएगा। समझ गए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे मैक्सिमम केवल 3 ही पद बनेंगे, एक x² वाला, एक x वाला और एक अचर पद। जितने x² वाले होंगे सब एक पद माने जाएंगे, जितने x वाले होंगे सब एक पद माने जाएंगे, और जितने अचर पद होंगे सब एक पद माने जाएंगे। ठीक है, ये याद रखते रहना। क्या लिखे इसमें? तो इसके अंदर लिखो, इसके लिए सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को, इसके लिए सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में बदलते हैं। व्यापक रूप में बदलते हैं। फिर उसकी तुलना, फिर इसकी तुलना, फिर उसकी तुलना हो गया। ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 से कराते हैं, से कराते हैं, और a, b तथा c का मान ज्ञात करते हैं, और a, b तथा c का मान ज्ञात करते हैं। a, b तथा c का मान ज्ञात करते हैं। हो गया ना? फिर इन मानों को श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर, फिर इन मानों को श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर फिर इन मानों को श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर
हो गया। x का मान ज्ञात कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा, जो दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा, हो गया है। नीचे लिख लो श्रीधराचार्य सूत्र। जो दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये सूत्र याद होना चाहिए। किसके बराबर होता है? जब चर पद x है तो x के बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। यही सूत्र है। हो गया। तो इस सूत्र पे तुमसे विशेष रूप से सवाल पूछा जा सकता है। मतलब सीधे सीधे लिख देगा कि द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो। इस श्रीधराचार्य सूत्र को हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। जैसे लगाने का मतलब नहीं, जब केवल दिया गुणनखंड करो तब चाहे जैसे लगाओ। अब जैसे तुम्हारा तीसरे चैप्टर में एक मुख्य विधि आई थी वज्र गुणनखंड विधि, एक अलग की विधि दिख रही थी ग्राफीय विधि दिख रहा था ना। तीसरा यहाँ पे दिख रहा है श्रीधराचार्य सूत्र से हल। तो ये सब कुछ विशिष्ट नाम के अनुसार बने हुए हैं। अब तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कोई विशिष्ट नाम से नहीं था, वो हमारी एक प्रक्रिया थी कि हम प्रतिस्थापित करते हैं और क्या करते हैं, विलोपित करते हैं। लेकिन ग्राफीय विधि और वज्र गुणनखंड विधि, चाहे ये श्रीधराचार्य विधि, ये विशेष नाम से हो गया ना, इसलिए इनको विशेष रूप से सवाल में तुमसे पूछा जा सकता है। जैसे दो समीकरण देके उनका कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा कि उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो चाहे विलोपन विधि से हल करो, लेकिन ये पूछ सकता है कि दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करो चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। मतलब फिक्स कर देगा उसी विधि से हल करना है, ये याद रखे रहना। समझ गए? मतलब प्रतिस्थापन या विलोपन कभी भी अलग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्राफीय हो गया चाहे वज्र गुणनखंड हो गया, ये अलग से तुमसे पूछा जा सकता है। हो जाएगा ना? याद रखे रहना इस बात को। और ये भी तुमसे विशेष रूप से पूछा जा सकता है। संभवतः हो सकता हो आगे इसमें एक अभ्यास ही इस रूल पे पूरा हो कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को सूत्र से हल कीजिए। किससे हल कीजिए? सूत्र से। तब सीधे इसी सूत्र में रख के हल करना होगा, भले ही तुम उसका मध्य पद क्यों न बांट सकते हो। मध्य पद हमने कहा जब मध्य पद न बांट पाओ तब इसको लगाओ ना, लेकिन अगर प्रतिबंधित कर दिया तब अगर मध्य पद बांट भी सकते हो तब भी इसी सूत्र से ही लगाना है। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो मध्य पद बांट कर हल करने पर आंसर आएगा वही आंसर इस सूत्र में रखने पर आएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है कि जब बड़ा अंक हो जाता है तो परेशान होते हो ना कि गुणा भाग करके कैसे पता करें कि कितने कितना आएगा, उसके लिए सूत्र प्रयोग कर दिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल निकालना तुम्हारे लिए आसान है, गुणनखंड निकालो, दो दो का जोड़ा बना लो, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन उसमें जोड़े को बांटे कैसे, कितने का गुणा करने के लिए इसमें थोड़ी परेशानी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। इसीलिए जब अंक बड़ा हो तो ये सूत्र लगा सकते हो जाएगा। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सूत्र हो गया ना। अब एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो। द्विघात समीकरण हो गया। करड़ी में 3y², थोड़ा सा पहले से ही कठिन बता देते हैं, पहले सरल वाला होता है। अच्छा चलो ठीक है, सुकरात की विधि अपनाते हैं। देखो
पहला लिखो 6x² करड़ी की काट गधा गलत दिखा था तुम 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए के हल ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण एक मिनट के हल सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए ये लिख रहा है मूल सूत्र वही होता है मूल सूत्र ही हो गया जी क्या लिखे सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको सूत्र के द्वारा अगर तुम ज्ञात करना चाहते हो तो इस नियम को पढ़ो शुरू से। अब क्या कह रहा है सबसे पहला काम इसे किस रूप में बदलते हैं व्यापक रूप में। व्यापक रूप के लिए सभी पद एक तरफ होने चाहिए बराबर क्या होना चाहिए 0 ऐसा है इसमें इसका मतलब ये पहले से ही व्यापक रूप में है। फिर क्या कहता है इसकी तुलना करा देते हैं संयोग तरह सब लोग बोलने लगे हमको सुने भी नहीं किया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे तुलना। अब ध्यान से देखो x² मिल गया a के सामने क्या दिखा 6 x और x मिल गया तो x के सामने यहाँ b x के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1 है और सामने माइनस चिन्ह भी लगा हुआ है तो b बराबर -1 चिन्ह भी साथ में लेना है। यहाँ c के ऊपर क्या लिखा -2 चिन्ह के साथ a b c का मान मिल गया ना एकदम सही क्रम से लिखोगे जल्दी से पकड़ लोगे। जिसको नहीं समझ में आता वो ठीक नीचे नीचे लिखा करो समझ में आ जाएगा हो जाएगा 2-3 बार करोगे अपने आप समझ जाओगे। अब सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया ना। ध्यान से देखना जो नहीं देख रहा है वो देखना शुरू कर दो -b का मान -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac b का मान है -1 इसका स्क्वायर करना है -4ac 4 गुणा a की वैल्यू 6 और गुणा c की वैल्यू -2 ध्यान देना छोड़ मत देना माइनस को 2 गुणे इसका मान 6 उसके बाद हो गया माइनस प्लस 1 प्लस माइनस करणी में -1 का वर्ग 1 क्योंकि माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है 1 नहीं होता है। फिर यहाँ पर भी देखो ये माइनस और यहाँ भी माइनस प्लस 4 छक्का 24 दूनी 42 और बटे क्या 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद अब देखो ध्यान से एक बारी बचा +1 बचा ना उसके बाद प्लस माइनस करड़ी में बचा 48 49 बटे 12 प्लस माइनस +1 प्लस माइनस 49 किसका वर्ग होता है 7 का होता है इसलिए वो करड़ी से बाहर चला आएगा और बटे कितना बचेगा जी तुम देख रहे होगे बीच में 2 चिन्ह दिख रहे हैं प्लस और माइनस ठीक है आधे आधे में बांट देना फिर इधर लिखना प्लस देने पर और इधर लिखना माइनस देने पर हो जाएगा ना। तो क्या होगा देखो प्लस देंगे तो x बराबर +1 प्लस 7 बटे 12 मतलब 8 बटे 4 दूनी 8 4 चौका 12 2 बटे 3 x की वैल्यू आ गई ना यही पहला मूल अल्फा बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 क्योंकि जो पहला मान आता है वही पहला मूल अल्फा होता है। उसके बाद माइनस जब लेंगे तो x बराबर +1 -7 शून्य कदे समीकरण में मूल बोलते हैं शून्य बोलते हैं बटे 12 देखो यहाँ पे माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा माइनस चिन्ह लगा के साथ में से घटाएंगे 6 कम 6 गुना x बराबर क्या आ गया -1 बटे
तो यही हमारा दूसरा मूल क्या है, बीटा बराबर -1/2। ये आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के लिए शून्य होते हैं, वही अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के लिए मूल होते हैं। पढ़ाए नहीं थे मूल तुमको अभी उस दिन आए थे, सुने नहीं थे? पता कहीं का बार बार पूछते हो। देखो, अगर यहां पर तुम मध्यपद को बांट सकते हो, ठीक है, तब इसके अंदर फिक्स है वर्ग आएगा। क्या आएगा? वर्ग। अगर नहीं बांट सकते हो तब वर्ग नहीं आएगा। ऐसी कोई संख्या है कि जिसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो हम उसी पे छोड़ देंगे। जैसे मान लो ये 49 होता है, इसका वर्गमूल हमको नहीं पता था, तब भी हम लिखते एक बारी प्लस देने पर और एक बारी माइनस देने पर। प्लस देने पर लिखते +1 प्लस करड़ी में 49/12, +1 प्लस करड़ी में 49/12, उसी पे छोड़ देते, उसको आगे नहीं हल करते। इसको लिखते +1 माइनस करड़ी में 49/12, उसी पे छोड़ देते, उसको आगे नहीं हल करते। इसका मतलब जब करड़ी के बाहर नहीं निकल रहा है तो तुम्हें हल करने की जरूरत नहीं है, जब करड़ी के बाहर निकलेगा तभी निकालो। क्या हुआ? हाँ, आ सकता है, कभी में भी उत्तर आ सकता है, जरूरी नहीं कि वही आए। नोट कर लो, ये चल रहा था अभी तक। तुमसे पहले इसी लगा दी, कैसे लगा दी? चलो तो ध्यान दो, 4A पूरा खत्म ही हो चुका था। प्रश्नावली 4B, 4C और 4E, इसका नोट समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें एक चीज और बताना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। चलो ठीक है, पहला काम हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधिकल्प पढ़ेंगे, उसके बाद तब मूलों के लक्षण पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बी और सी लगा के आओ। डी की चर्चा कल हम लोग करेंगे, डी के बाद ई वाले के बारे में और चर्चा कल ही होगी। डी में 18 नंबर, बी में 18 नंबर, प्रश्नावली 4B सवाल नंबर 18। उससे पहले किसी को कोई सवाल है? किसी कोई सवाल पूछना है? नहीं पूछना है तो चलो हम 18 नंबर छापने जा रहे हैं। हमारा दोस्त मत देना फिर कि नहीं बताए। चलो ध्यान दो इधर, सवाल नंबर 18 दिया है कुछ इस तरह से। किस तरह से दिया है ध्यान से देखो तब दिखेगा। 2 ब्रैकेट में x-9 का वर्ग बराबर 100। काम करो, इसमें एक बारी x का वर्ग कर दो, एक बारी 9 का वर्ग कर दो, बराबर 162। 2x² और माइनस कितना 81 बराबर 162। 2x² माइनस वर्ग लगा, दोनों लगा दिए वर्ग। अभी हम 3x का वर्ग करने के लिए देते हैं तो क्या करते हो, एक बार 3 का वर्ग करते, एक बार x का वर्ग करते हो, और कुछ करेंगे। तो ध्यान से देखा, मारे दोनों की खोपड़ी उपड़ी खुल जाएगी, ध्यान नहीं देते हो। ये a-b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, जिसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। कदा बोल दिया, नहीं तो सबको धोए होते अभी। क्या हमने कुछ दिन पढ़े हो तुम, उल्टा का मारा हो गया। अब देखो इधर, पहले a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2 पूरा a की वैल्यू x पूरा b की वैल्यू 9 बराबर 100।
फिर देखो 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 81 माइनस कितना 18x बराबर 162। पकड़ के लाओ इसको इधर, इसका गुणा कराओ अंदर, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर, फिर 2 का गुणा हाँ कर सकते हो, भाग देना पड़ेगा, इससे बढ़िया गुणा करके इधर लाओ, एक ही बार में कट जाएगा। कटेगा तो है 2x स्क्वायर प्लस 81 दूनी 162 इसी 2 का 81 दूनी 182 18 का गुणा 2 में 18 दूनी 36x और इधर प्लस 162 था ना, इसको पकड़ के इधर लाओ माइनस 162। ये देखो दोनों कट गए तो बचा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस कितना आया बराबर 0। देखो ध्यान देना, इसमें 2 ही पद है, मध्य पद तो कट नहीं सकता, बेचारा मध्य पद है ही नहीं तो बटेगा कहां से, है क्या हुआ? 2 को उधर भेजते तभी 162 से 2 बार में कटता है 81 बार में। ये मत समझना कि 72 बार में कटता तो 10 से स्पल बच जाता, 81 बार में कटता तो प्लस 81 उधर आता ना, उसको पकड़ के इधर लाते तो माइनस 81 से प्लस 81 फिर भी क्या हो जाता है, कट जाता। ध्यान दो, अगर कटना है तो चाहे तुम जो भी विधि लगा दो वो कट ही जाएगा, ठीक है। चाहे इसको गुणा को भाग में लेके चले जाओ, चाहे पूरे बेचारे की टांग के लेके चले जाओ, कटना है तो उसको कट ही जाएगा, चाहे कोई भी विधि लगाओ। अगर नहीं कटना है तो चाहे कोई भी प्रोसेस लगा लो, वो कटेगा नहीं जब तक तुम सही विधि पे हो। गलत विधि में 2 जोड़ के 2 काट दो, उसके बाद कट जाएगा अपने आप ही, वैसा नहीं करना है। अब इसमें देखो, इसमें तो मध्य पद बांटने का नियम लगेगा नहीं, ठीक है। इसका अगर गुणनखंड करना चाहते हो सीधा सीधा कॉमन खोजो, कॉमन हो रहा है हो जाएगा तो कॉमन कर लो, नहीं कॉमन होगा वर्गांतर नियम लगा लो, या तो और ऑप्शन है। अभी मान लो ये केवल एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 होता ना, तो क्या करते, एक्स स्क्वायर बराबर 36 कर देते, एक्स बराबर करड़ी में 36 कर देते। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, सामने प्लस और क्या लगा देते माइनस, क्योंकि जब तुमने कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़ा होगा तो उसके सामने उत्तर में प्लस और माइनस अवश्य लगाते हैं, तो प्लस माइनस लगा देते। इसका मतलब एक बारी x बराबर प्लस 6 और एक बारी x बराबर माइनस 6, उसी सूत्र वाले की तरह एक बारी प्लस लिए थे और एक बारी क्या लिए थे माइनस, हो जाएगा ना। यही हमारा उत्तर है, ये पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, हो जाएगा ना। मतलब इस तरह का आया, तभी गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। अगर मान लो ये x स्क्वायर प्लस 15 होता तब परेशानी बढ़ती ना, प्लस 15 होता तो क्या करते, तब भी हम वही करते, एक्स स्क्वायर बराबर 15, एक्स बराबर करणी 15। क्या करणी 15 किसी का वर्ग पता है, नहीं पता है, छोड़ देते उसको वैसे ही। करणी 15 सामने क्या लगा देते प्लस माइनस, एक बारी प्लस करणी 15 और एक बारी माइनस करणी 15, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये वाला और आसान होता है, लेकिन इसमें दोनों में एक्स दिख रहा है ना, तो अगर पक्षांतर किए तो पता चला एक एक्स से एक एक्स काट दोगे तो काटोगे कि नहीं काटोगे, वो द्विघात समीकरण से तुरंत ही एक घातीय समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण में चला जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको मूल तो द्विघात समीकरण का निकालना है, रैखिक समीकरण का नहीं निकालना है। इसलिए इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं ध्यान से देखो। इसमें सीधे सीधे कॉमन कर लो, क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचा केवल x, माइनस तक 2 पारा 36 कई बार में आता है 18 बार में, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है बराबर 0। देखो 2 गुणनखंड, ये पहला और ये दूसरा, नियम कहता है एक बारी पहले गुणनखंड के बराबर 0 और एक बारी दूसरे गुणनखंड के बराबर 0। पहला गुणनखंड है तो यह क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं घटा, इसको 2 को पूरे 2x को नहीं भेज सकते हैं। एक चीज याद रखना, जिस चर पद की वैल्यू हमको निकालनी होती है अगर उसका मान मिल रहा है तो उसको भेज के हम 0 नहीं कर सकते, याद रखे रहना। यहाँ पे इसको 2 अचर पद है ना, तो अचर पद को दूसरी साइड में भाग में भेज के खत्म कर सकते हैं, लेकिन चर पद को कभी दूसरी साइड में भाग में भेज के खत्म मत करना, ठीक है, ये याद रखे रहना। क्यों, क्योंकि अगर हमने चर पद को दूसरी साइड में भाग में भेज दिया तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, x माइनस 18 बचेगा। x की वैल्यू केवल क्या आएगी 18, लेकिन हमसे तो कितना मूल पूछा गया है, 2 मूल पूछा गया है ना, अर्थात एक अल्फा और एक बीटा, दूसरा कहां से लाओगे, जेब में से तो लाओगे नहीं,
उसके लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए। इसके लिए हमें उस चर पद को वहीं रोकना पड़ता है। समझ गई? ध्यान देना, चर पद को दूसरी साइड में गुणा से भाग में नहीं भेज सकते हैं, ये याद रखे रहना। मतलब चर पद को दूसरी तरफ भेज के जीरो नहीं किया जा सकता है। चर पद एक गुणनखंड का काम करता है। किसका काम करता है? गुणनखंड का, भले ही वो अकेले हो। अभी तुमको x में से 18 घटा है तो लग रहा है कि गुणनखंड है, इसमें से हमारा 0 घटा है तब काहे नहीं लग रहा है कि गुणनखंड? दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? अगर ये 2x है तो इसे 2x माइनस 0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तभी इसको अगर विधिवत लिख दें हम, ये 2x है, इसको 2x माइनस 0 लिखें और x माइनस 18 लिखें, अब तो तुम्हें दिखा ना दो बड़ा बड़ा गुणनखंड? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो वास्तव में यहाँ 0 ही होता है जो हमें नहीं दिखता है। क्यों? 0 होता है तभी तो अचर पद में 18 में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। समझ गए ना? ये याद रखे रहना। तो अचर पद को कभी भी दूसरी साइड में मत भेजा करो। अचर पद को दूसरी साइड में भेजने से हमारा एक मूल घट जाता है। ठीक है? और हमसे पूछा जाएगा द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात करो। दूसरा मूल के लिए क्या जवाब देंगे? किसी मार दिए उसके बाद क्या बताएंगे? उसको मर्डर कर दिया उसका? ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है? देखो, चाहे कंफ्यूजन में रह रहे हो कि कैसे माने, तो जो बाहर वाला है उसके माइनस 0 करके ऐसे बड़ा कर लो, हो जाएगा। प्लस 0 भी कर सकते हो, माइनस 0 भी, कुछ भी कर लो। 0 है बेचारा, 0 से हमने प्लस लगा चाहे माइनस लगाओ। तुमको कहा थे हम तुमको प्लस 0 रुपया दिए, तुमसे 0 रुपया ले लिए, कोनो फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो ध्यान से देखो, 2x बराबर 0 बचा। अब 2 को उधर भेजोगे तो 0 बचे क्या होगा? 2x की वैल्यू क्या आएगी? 0 फाइनली बेचारा 0 ही आएगा, चाहे जौन पकवान बना लो उसके लिए। दूसरा आएगा x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। देखो, ये पहला मूल अल्फा बराबर 0, ये दूसरा मूल बीटा बराबर 18, ये दो मूल भी मिल गए, हो जाएगा। तो इस तरह से काम करना है। ध्यान देना, जब भी तुम्हारा x कॉमन होता है तो उसको कॉमन करके बराबर 0 में मत भेजा करो, याद रखे रहना, हो जाएगा। बराबर 0 में मत भेजो, वो तुम्हारे लिए एक गुणनखंड का कार्य करेगा। अगर तुमने भेज दिया तो एक गुणनखंड कम हो जाएगा, तब उसके मम्मी पापा को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गया वो? इसलिए देखो, जब तुम कहीं भी अपना कोई काम करवाने जाओ, तुम्हारे पास कोई भी सोर्स होता है, तुम्हारा काम हो जाता है। चाहे नेता का सोर्स हो, चाहे अधिकारी का सोर्स हो, चाहे किसी दलाल का सोर्स हो, क्योंकि हर जगह पे सबका सिस्टम अलग अलग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि अगर तुमने इधर से हमारा रोका तो हम उधर से तुम्हारा रोक देंगे। समझ गए? तो दोनों तरफ से लोगों के पास पावर होती है, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। साधारण रूप से जो मिलता है वो करते जाते हैं। अधिकारी लोग इतना पैसा लेके क्यों चुप हो जाते हैं? उनको पता है कि अगर हमने यहाँ पे पैसा नहीं लिया, मान लो यहाँ पे एक दुकान सील करके चले गए, अब ये सारे के सारे लोग व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं, तुरंत ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष से शिकायत करेंगे। वो अध्यक्ष क्या करेगा? इनके पास जाएगा, नहीं मानेंगे तो दूसरे दिन धरना लेके बैठ जाएंगे अपना, हमारी मांगे पूरी करो। बस हो गया, मांगेंगे पूरी हो गई, 2-4 दिन इनका सील हट गया, कहेंगे तो 4 दिन बंद रखो, उसके बाद खोल देना। बस यही नियम होता है। इसीलिए अधिकारी क्या करते हैं? उससे बढ़िया सोचते हैं, सील करने से बढ़िया ले आओ, हमारा जेब गर्म कर दो, हम जा रहे हैं, हमको कौन सी परेशानी है? जब सब लोग वही कर रहे हैं तुम भी वही करो, किसी कोई परेशानी नहीं है। चलो देखो, सवाल नंबर 20 की ओर ध्यान दे लेते हैं। 14 नंबर सवाल एकदम आसान है। देखो, x माइनस 1/x बराबर क्या है? तो नीचे x प्लस ले लो, इसमें x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको मत सोचना कि इसको नहीं भेजेंगे, इसका तो तिरछा गुणा कराओगे तो ये तो इसको 0 होना ही है। जो गुणा से भाग वाला हम लोग भेज रहे थे वो नहीं भेजते हैं, इसका तो तेज है। इसके बच्चे क्या कर सकते हो? एक, इसको अगर तुमने तिर्यक गुणन लिखा, क्योंकि बिना तिर्यक गुणन के ये द्विघात समीकरण में बदलेगा नहीं। जब तक तिरछा गुणा नहीं करोगे तब तक ये द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, इसलिए तिरछा गुणा तो करना ही करना है। क्या करना होगा? x स्क्वायर माइनस 1 में 1 का गुणा, और इधर क्या हो गया? 0 के नीचे वाला x समाप्त हो गया। अब x स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे हमारा फिक्स रूल है कि हमको तिरछा गुणा करना है। वहां हमारा क्या नियम लग रहा था? हमने इस तरह से देखा था, x माइनस 36 बराबर 0, तो हम इसको गुणा से भाग में भेज रहे थे। गुणा से भाग में भेजना हमारा मानक नियम नहीं है, तिरछा गुणा कराना हमारा फिक्स नियम है। जब तक तिरछा गुणा नहीं कराएंगे तब तक द्विघात समीकरण के रूप में बदल ही नहीं सकता है। ठीक है? तो तिरछा गुणा तो फिक्स नियम से कराते हैं।
लेकिन जो गुणा से भाग में भेजना होता है वो हमारा फिक्स नियम नहीं है, वो अपने सवाल को आसान बनाने के लिए करते हैं, समझ गए। गुणा से भाग में भेजना हमारे सवाल को आसान बनाता है, न कि सवाल का नियम है कि गुणा से भाग में नहीं भेजेंगे तो द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद रख के रहना। अभी देखो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर करड़ी में 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, एक बारी प्लस लेना और एक बारी माइनस। दूसरा देखो 20 नंबर देख लो फटाफट। 20 नंबर का आता है यक्स बटे 3 प्लस 3 बटे यक्स बराबर एक्स बटे 12 प्लस 12 बटे यक्स। इसमें लाता लिया जाएगा इधर का 3 यक्स। देखो इसके ऊपर यक्स है, इसके नीचे क्या है, 3 को यहाँ से हटाओ तो क्या बचा, इसमें x का गुणा होगा तो क्या हो गया, इसमें 3 का गुणा हो गया तो क्या हो गया 9। उसके बाद इधर देखो हाँ प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या हुआ 12 x लाता लिए, हो गया ना, इसमें हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 12 में 12 का गुणा 144 हो गया ना। क्या किया जाए, फिर से गुणा करा दें, नीचे से नीचे काट सकते हैं, 3 चौका 12, यक्स से यक्स भी कट चुका है, तो इसके यहाँ 1 बचा, इसके यहाँ 4 बचा, फिर यह गुणन से 4 का गुणा इधर होगा, 4 गुणा किसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 में, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 144 में किसका गुणा होगा जी 1 का, क्योंकि इसके नीचे 1 था। ये 4 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 144, 36, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस 36 और माइनस आके 144 बराबर 0। 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाला बड़ा है, 144 में 36 गया 108 बराबर 0। 3 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 108। पहले तो 3 को उधर नीचे भेजोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 108 बटे 3, 36 दिया 108 होता है, x बराबर करड़ी में 36, x बराबर प्लस माइनस 6, एक बारी प्लस लेना एक बारी माइनस, बस हो जाएगा। प्रश्नावली बी खत्म। प्रश्नावली सी को मध्य पद को बांटकर गुणनखंड करना है, सब जो नियम बता चुके हैं मध्य पद को बांटने वाला। प्रश्नावली सी पूरा हल करके आओ, इसको देख लिया जाएगा, कल बता देंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं।